इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के मानविकी विद्यापीठ के संस्कृत संकाय के इस सरल संस्कृत बोध कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। अभी हम वर्णमाला परिचय के भाग 2 में प्रवेश कर रहे हैं। प्रथम भाग में हमने वर्णों के प्रकार के विषय में चर्चा की थी, स्वर, व्यंजन और संयुक्त वर्णों के विषय में जाना था। इस भाग में हम उनके उच्चारण स्थान के विषय में परिचय प्राप्त करेंगे। जैसा कि हमने पहले की कक्षा में ये समझा था कि संस्कृत भाषा की जो वर्णमाला है वो बहुत ही सुव्यवस्थित है, बहुत ही वैज्ञानिक है और वर्णों का जो क्रम है वो उच्चारण स्थान के अनुरूप ही स्थापित किया गया है। अर्थात चूँकि हम वर्णों का उच्चारण मुख के माध्यम से करते हैं तो मुख में जो उच्चारण के अवयव हैं उनके अनुरूप ही वर्णों का क्रम उपस्थापित किया गया है हमारी व्याकरण में, हमारी भाषा में। तो मुख में जिस स्थान से वर्ण की उत्पत्ति होती है वह स्थान ही उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। चाहे वह अ हो, वह चाहे क हो या ग हो, उन सब का उच्चारण कहीं न कहीं से मुख से, कंठ से, जिह्वा के प्रयोग से होता ही है, तो वो सारे उसके उच्चारण स्थान माने जाते हैं। संस्कृत व्याकरण में विभिन्न सूत्र बनाए गए हैं जिनके आधार पर हम जानते हैं कि किन वर्णों का उच्चारण मुख के या किस भाग से होता है, अर्थात उन वर्णों के उत्पत्ति स्थान कौन कौन से हैं। तो उसमें पहला सूत्र है वह है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, अर्थात ये कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ है और इसलिए जैसे कि पहले के पाठ में हमने जाना था कि इनको हम कंठ कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? तो कवर्ग है। कवर्ग का मतलब है क, ख, ग, घ, ङ और अ तथा विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। अ, कु, ह विसर्जनीयानाम कंठ। अ, कु का मतलब कवर्ग, ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। इचु यशानाम तालुः, अर्थात ई, चवर्ग, य और तालव्य श, इनका उच्चारण स्थान तालु है। अब ई और चवर्ग, चवर्ग का मतलब क्या हुआ? च, छ, ज, झ, य। तो ई, चवर्ग, इचु, य और श अर्थात तालव्य श, इनका उच्चारण स्थान तालु कहलाता है। मुख के अंदर तालु होती है, आपने सबने ध्यान दिया होगा। जैसे हमारे मुख के भीतर दांत हैं, जीभ है, तालु है, मूर्धा है, कंठ है। तो यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं तालु की, जो ऊपर के दांतों पर अगर आप ध्यान देंगे तो दांतों के पीछे के भाग को तालु कहते हैं। तो उनसे ई, चवर्ग, य और तालव्य श का उच्चारण होता है, इसलिए उनको तालव्य वर्ण कहते हैं। और वो सब के सब, ये ध्यान देने की बात है कि केवल श ही तालव्य नहीं है, ई भी तालव्य है, चवर्ग के सभी वर्ण वो भी तालव्य हैं, च, छ, ज, झ, य, और य ये भी तालव्य है। उसके बाद का जो सूत्र है वह है ऋटु रसाणाम मूर्धा। अब इसमें आप ध्यान दीजिए कि इसमें री, टू का अर्थ है टवर्ग, र और श अर्थात मूर्धन्य श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। अर्थात ट, ठ, ड, ढ, ण, र, श और री, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा मुख के भीतर कहाँ होती है? तो तालु के पीछे का जो भाग अर्थात सबसे ऊपर का भाग जो मस्तिष्क की ओर लगता हुआ दिखाई देता है वह मूर्धा होता है और उससे उच्चरित वर्ण सब के सब मूर्धन्य कहे जाते हैं। अगला सूत्र है लृतु लसानाम दंताः। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें लृ, ये लृ भी एक स्वर है। उसके अतिरिक्त तु का मतलब होता है तवर्ग, अर्थात त, थ, द, ध, न
और ल तथा स अर्थात दंत्य स, इन सब का उच्चारण स्थान दंत है। दंत का मतलब दांत, अर्थात इन वर्णों के उच्चारण के समय वायु दांत का स्पर्श करते हुए मुंह से बाहर निकलती है। तो इसलिए इन सभी वर्णों का मतलब कि त, थ, द, ध, न, ल और स, इन सबको दंत्य वर्ण कहते हैं। दांत से उच्चारण होने के कारण, दंत से उच्चारण होने के कारण इन सबको दंत्य कहा जाता है। अब हम आते हैं तवर्ग के बाद पवर्ग की स्थिति होती है, तो उसके लिए सूत्र है उपूपधमानियानाम ओष्ठौ, अर्थात जो पवर्ग होता है अर्थात प, फ, ब, भ, म, उ और उपधमानीय अर्थात उ और उ, ये सभी ओष्ठ से उच्चरित होते हैं, इसलिए इन सबको ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। जो वर्गों के अर्थात कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इनके जो पंचम अक्षर होते हैं, पंचम अक्षर से तात्पर्य क्या है कि जैसे कवर्ग का पंचम अक्षर ङ है, चवर्ग का पंचम अक्षर य है, टवर्ग का पंचम अक्षर ण है और तवर्ग का पंचम अक्षर न है और पवर्ग का पंचम अक्षर म है। तो इनका उच्चारण स्थान नासिका भी होता है। य, म, ङ, ण, ना, नाम, नासिका, च, यह सूत्र है। तो च का तात्पर्य क्या है कि उन वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वह तो होता ही है, उसके साथ साथ नासिका भी उनका उच्चारण स्थान होता है। अब इसको एक उदाहरण से समझें कि जैसे ङ है, तो ङ का क, ख, ग, घ, ङ का उच्चारण स्थान वस्तुतः क्या होगा, तो इसके लिए सूत्र है अकोह विसर्जनीयानाम कंठः। तो कवर्ग का अक्षर है ङ, तो ङ का उच्चारण स्थान कंठ भी होगा, कंठ ही होगा, लेकिन ङ में कंठ के साथ साथ नासिका का भी प्रयोग होता है, तो इसलिए यहाँ एक अतिरिक्त सूत्र बनाया गया। उसी तरह से जैसे यों है, तो यों का उच्चारण स्थान तालु भी है और नासिका भी है। जैसे णौ है, तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, वहाँ णौ का उच्चारण स्थान मूर्धा भी है और नासिका भी है। नौ का उच्चारण स्थान ऋतुलसानाम दंता, दंत भी है और नासिका भी है। उसी तरह से म जो है, चूँकि पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो म का उच्चारण स्थान ओष्ठ भी होगा और नासिका भी होगी। अर्थात ये जो पंचमाक्षर हैं वो दो जगहों से उच्चरित होते हैं, इसलिए उनको अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। अब कुछ वर्ण आपको बचे हुए दिखते होंगे जिनकी चर्चा हमने की, तो उसमें से एक स्वर है ए और ऐ, उनका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो इसके लिए सूत्र है एदैतोह कंठ तालु, अर्थात ए और ऐ इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों होता है, इसलिए ए और ऐ इन वर्णों को हम कंठ तालव्य भी कहेंगे। उसी तरह से ओ और औ इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो उसके लिए कहा गया ओदौतोह कंठोष्ठम, अर्थात ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों होगा। मतलब ओ और औ ये दोनों कंठोष्ठ वर्ण कहे जाएंगे और व के लिए दंत और ओष्ठ ये दोनों मिल करके उच्चारण स्थान बनाते हैं, तो इसलिए कहा गया वकारस्य दंतोष्ठम, दंत और ओष्ठ इनका ये उच्चारण स्थान है किस अक्षर के, तो व के। उसी प्रकार से जिह्वा मूलीय जो अक्षर होते हैं, जो वर्ण होते हैं, उनका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल होता है। जिह्वा का मतलब जीभ, और जीभ के मूल भाग से जिनका उच्चारण हो उनको जिह्वा मूलीय कहेंगे। तो क, ख और उपधमानीय जो प, फ होते हैं वो जिह्वा मूलीय भी होते हैं। और जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार आप सभी समझते हैं, अनुस्वार अर्थात जो वर्णों के ऊपर बिंदी लगती है तो उसको अनुस्वार कहते हैं। तो अनुस्वार का उच्चारण नासिका से होता है,
इसलिए उसका सूत्र है नासिकानुस्वारस्य। अब हम ये देखेंगे इस तालिका के माध्यम से कि उनको एकत्र रूप से दर्शाया गया है कि उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं और उनके आगे वर्णों का उल्लेख किया गया है। जैसे कंठ वर्ण है तो कंठ वर्ण के आगे अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ और विसर्ग ये लिखा हुआ है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ और विसर्ग इनका उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए इन सभी वर्णों को हम कंठ्य कहेंगे। दूसरी पंक्ति में आप देखेंगे कि उच्चारण स्थान की जगह पर तालु लिखा हुआ है और उसके आगे जिन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है उनका उल्लेख किया गया है। वो कौन कौन से हैं? तो ई, च, छ, ज, झ, य, य और श ये तालु से उच्चरित होने वाले वर्ण हैं, इसलिए इनको तालव्य वर्ण कहते हैं। हम पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन समझने की दृष्टि से तालिका के माध्यम से आपके सामने इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसे मूर्धा उच्चारण स्थान है तो उससे उच्चरित वर्ण कौन कौन से हैं? री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श ये मूर्धा से उच्चरित होते हैं और इसलिए इनको मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। अब उसके आगे की पंक्ति में जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है? दंत। दांतों से हो करके वायु जिससे निःसृत होती है किन वर्णों के उच्चारण में? तो री, त, थ, द, ध, न, ल और स, इसलिए ये सभी वर्ण दंत्य कहलाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जैसे उ, प, फ, ब, भ, म इनके उच्चारण में ओष्ठ का प्रयोग अधिक हो रहा है, तो इसलिए इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है और इन सभी वर्णों को हम ओष्ठ्य वर्ण कहेंगे। और जैसे कि हमने पिछले सूत्रों में देखा था, ए, ऐ इनका उच्चारण तालु से होता है तो ये कंठ तालव्य हैं। ओ, औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ हैं, इसलिए ये कंठोष्ठ्य वर्ण हैं। व का उच्चारण दंत और ओष्ठ दोनों से होता है, इसलिए ये दंतोष्ठ्य वर्ण हैं। और जो वर्गों के पंचम अक्षर हैं, पंचम अक्षर का मतलब ङ, य, ण, न, म और अनुस्वार, इनका उच्चारण करने में हम नासिका का अर्थात नाक का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए ये सभी नासिक्य वर्ण कहे जाते हैं। एक चित्र के माध्यम से हमने ये दिखाने का प्रयास किया है कि वर्गों के उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं और कौन कौन से वर्णों का उच्चारण वहाँ से होता है। मुख जो विवर है, मुख के भीतर की स्थिति को कभी आप देखें तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे ऊपरी भाग पर मूर्धा है, उससे नीचे तालु है, उससे नीचे दांत हैं। फिर जब मुंह के निचले भाग में आएंगे तो वहाँ आपको जिह्वा दिखेगी और दांत दिखेंगे। उसके अतिरिक्त जब हम मुंह के नीचे की तरफ जाएंगे तो कंठ भी आपको दिखेगा। सबसे आगे जिससे किसी भी वर्ण का उच्चारण संभव हो पाता है वो ओष्ठ हैं। तो इन सभी जो उच्चारण स्थान हैं उनका इस चित्र के माध्यम से आप दर्शन कर सकते हैं। तो इन्हीं के द्वारा आप समझ सकते हैं कि कौन से वर्ण नासिक्य हैं, कौन से मूर्धन्य हैं, कौन से दंत्य हैं, कौन से तालव्य हैं, कौन से ओष्ठ्य हैं, कौन से कंठ तालव्य हैं, कौन से ओष्ठ और कंठ को मिलाकर के कंठोष्ठ्य हैं और कौन से कंठ्य वर्ण हैं। तो इनकी बार बार चर्चा आ चुकी है। इनके माध्यम से हमें ये समझना चाहिए कि प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान नियत है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति उन्हीं स्थानों से संभव हो पाती है और तभी उसका शुद्ध उच्चारण हो पाता है। अगर हम किसी अन्य उच्चारण स्थान का प्रयोग करने लगेंगे तो सही ढंग से हम वर्णों का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। अब इस माध्यम से आप सभी ने वर्णमाला का परिचय प्राप्त किया। आप सबने ये जाना कि वर्णों का उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है।
इसलिए ये वर्णों के उच्चारण स्थान को जानने का आखिर प्रयोजन क्या है? तो वर्णों का उच्चारण स्थान जानने का प्रयोजन यही है कि हम सभी वर्णों का उच्चारण सही ढंग से कर पाएँ। जैसे कि हमने पूर्व के प्रकरण में ये पढ़ा भी था, ये जाना भी था कि संस्कृत भाषा की एक महती विशेषता है, उसकी लिपि जो देवनागरी है उसकी महती विशेषता है कि हम जो कुछ पढ़ते हैं, जो कुछ लिखते हैं, वो उनमें साम्य होता है। साम्य होने का तात्पर्य क्या है कि जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं और जो पढ़ते हैं वही लिखते हैं। तो इसीलिए उच्चारण स्थानों के अनुरूप ही हमें शब्दों के उच्चारण का अभ्यास करना चाहिए। अगर हमने ऐसा अभ्यास किया तो हम शुद्ध शुद्ध सभी शब्दों का उच्चारण कर पाने में समर्थ हो पाएंगे। इसीलिए इस तालिका के माध्यम से वर्णों का उच्चारण हम कैसे करें, उसके लिए अभ्यास की दृष्टि से ये तालिका बनाई गई है। जैसे अजः, ईश्वरः, आम्रम, इंद्रधनुः, उष्ट्रः, पूर्णनाभः। तो इसमें जो स्वर वर्णों का उच्चारण हम कर रहे हैं उनके विशेष उच्चारण स्थानों के माध्यम से कर रहे हैं। जैसे ऋषिः, एलिका, ऐरावतः। अब ये पठन का अभ्यास हुआ, हमें अभ्यास करना चाहिए। जैसे हमने जब माहेश्वर सूत्र देखे थे तो उस समय भी हमारी जो संस्कृत भाषा है, जो संस्कृत की वर्णमाला है, उसमें 3 प्रकार के सौ का प्रयोग होता है। एक सौ तालव्य होता है, एक मूर्धन्य होता है और तीसरा दंत्य होता है। तो हम तीनों का उच्चारण एक ही समान करेंगे तो फिर तीनों की आवश्यकता क्या है? तो इसीलिए वर्णों के उच्चारण स्थान का अभ्यास होना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम जानेंगे कि तालु से जो श उच्चरित होगा उसका उच्चारण स्थान तालु होगा और वो तालव्य वर्ण होगा तो हम निश्चित रूप से उसको श ही कहेंगे। जब हम ये जानेंगे कि एक दूसरे स का उच्चारण मूर्धा के माध्यम से होता है तो हम उसका उच्चारण श ऐसा करेंगे। और जब हम ये जान लेंगे, अभ्यास कर लेंगे कि दंत के माध्यम से जिस स का उच्चारण होता है तो हम उसका उच्चारण स करेंगे, नहीं तो हम सब तीनों का ही उच्चारण स करने लगते हैं। अब हम जिन वर्णों के विषय में हमने पढ़ा उनको वर्ण विच्छेद के साथ उसका लेखन का अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए वर्ण विच्छेद कैसे होते हैं। तो आपको इस तालिका के माध्यम से जो हमने आपके सामने समक्ष रखा है, आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है, उसके माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं वर्ण विच्छेद के माध्यम से। जैसे एक शब्द लीजिए सीता। अब सीता में कौन कौन से वर्ण प्रयुक्त हुए हैं? तो इसमें व्यंजन भी हैं और स्वर भी हैं। जैसे स और उसमें दीर्घ ई, ये स्वर का प्रयोग हुआ है। फिर त, ये व्यंजन, और उसमें आ, इस स्वर, इन सबके संयोग से सीता इस शब्द की निष्पत्ति होती है। उसी तरह से जैसे क्षत्रिय, जैसे कि आपने पूर्व में जब संयुक्त वर्ण का अभ्यास किया था तो उसमें जाना था कि व्यंजन क, श और उसके पश्चात स्वर ओ के आगम से क्ष, इस वर्ण जो कि संयुक्त वर्ण होता है उसकी उत्पत्ति होती है। उसी में अब जब आप देखते हैं कि यहाँ क्षत्रिय है तो उसमें क, श, अ, त, र, ई, य और अह, ये सब मिला करके क्षत्रिय यह शब्द बनता है। तो इस प्रकार से आपको जानना चाहिए कि ये वर्ण वस्तुतः जो पद हैं आपके सामने, जो शब्द हैं आपके सामने, उसका मूल स्वरूप क्या है, इसके माध्यम से, इस तालिका के माध्यम से उसके मूल स्वरूप को आप जान सकते हैं। जैसे आगे एक शब्द लिखा है ज्ञानम। तो ज्ञानम में किन किन व्यंजनों का, किन किन स्वरों का प्रयोग हुआ है, जब उसका आप विच्छेद करते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं, तो उसके मूल में आप जा सकते हैं। जैसे ज्ञा
तो ज, य, आ, ये जब तीनों मिले तो ज्ञा बना, और फिर न, अ और म, तो ये सब मिला करके ज्ञानम यह शब्द निष्पन्न हुआ। जैसे रक्तम, तो र, अ, क, त, अ, म, ये सब मिल करके रक्तम इस शब्द की निष्पत्ति करते हैं। इसमें क, त और अ यह संयुक्त वर्ण है, किसमें, क्योंकि यहाँ पर क और त के बीच में किसी भी स्वर का आगम नहीं हुआ है, स्वर का प्रयोग हमने बाद में किया है। तो इसलिए रक्तम में व्यंजन है, संयुक्त वर्ण है और स्वर का भी व्यवहार हुआ है। जैसे अन्य शब्दों का भी प्रयोग हम वर्ण विच्छेद के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे प्रवेशः, आशीर्वादः, राष्ट्रीयः, महत्वम इत्यादि। तो अब ये जो वर्ण हैं उनका विच्छेद कैसे होता है। जैसे प्रवेश शब्द है, तो प्रवेश शब्द में प, र, अ, व, ए, श, अह ये सब मिला करके व्यंजन और स्वर इन सबके सहयोग से इस प्रवेशः शब्द की निष्पत्ति होती है। इसमें संयुक्त वर्ण का भी प्रयोग हुआ है, प और र ये संयुक्त वर्ण है। उसी तरह से आशीर्वादः, यहाँ पर आ, श, ई, र, व, आ, द, अह इसके द्वारा एक संपूर्ण शब्द जो बना वह आशीर्वाद है। और इसमें भी संयुक्त वर्ण का भी प्रयोग है, व्यंजन का भी प्रयोग है और स्वर तो आए ही आए हैं। उसी तरह से राष्ट्रीय और महत्वम ये शब्द हैं जिनको वर्ण विच्छेद के माध्यम से आप समझ सकते हैं। संस्कृत भाषा शिक्षण का जो प्रथम सोपान है वह वर्णमाला का ज्ञान है, जिसके विषय में हमने समझा, जाना, उस वर्णमाला का ज्ञान प्राप्त किया। वर्णमाला के ज्ञान से उच्चारण शुद्ध संभव हो पाता है। हम तभी शुद्ध उच्चारण करने में समर्थ हो पाते हैं जब हमें वर्णमाला का स्पष्ट ज्ञान हो, उनकी उच्चारण स्थान का ज्ञान हो, और इसके माध्यम से फिर हम सुसंस्कृत भाषा बोलने में, समझने में और लिखने में समर्थ हो जाते हैं। इसलिए हम जब बार बार ये कहते हैं कि संस्कृत भाषा की एक महान विशेषता है कि यत् अत्र लिख्यते तदेव पठ्यते, तो वह संसार की सभी भाषाओं में इस भाषा को विशिष्ट बनाता है। इसलिए वर्णमाला में वर्णों का जो शुद्ध उच्चारण है वह ध्यान देना बहुत आवश्यक है। उसकी जो वैज्ञानिक पद्धति है, जो उसकी सुव्यवस्था है, उस पर भी ध्यान देना हमें बहुत आवश्यक लगता है, क्योंकि इस विशिष्ट भाषा को, जो हमारी संस्कृत भाषा है और उसकी जो विशिष्ट लिपि है अर्थात देवनागरी लिपि है, उसको हम भली प्रकार से जान सकते हैं और भाषा के लेखन में, भाषा के उच्चारण में, भाषा के व्यवहार में और एक प्रकार से हम जो भाषा का व्यवस्थित स्वरूप है उसको उपस्थापित करने में समर्थ हो पाते हैं। तो इस पाठ में हमने वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्ण विच्छेद और लेखन का अभ्यास किया। आप सबको पुनः धन्यवाद। आगे के पाठों में हम कुछ अन्य विषय उनको उपस्थापित करेंगे।